हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पंकज गोगानी। दोस्तों, आज ये वीडियो हम लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम मॉडल टेस्ट पेपर है वो लेके आए हैं। जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें जैसे CET +2 का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, हाई कोर्ट के अंदर जो LDC की वैकेंसी है उसके लिए हो गया, और जो रीट की जो मेंस का एग्ज़ाम बचा हुआ है उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये एग्ज़ाम हो गई, इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है आजकल की जो स्टडी है उसके अंदर केवल बुक्स से पढ़ना ही काफ़ी सफिशिएंट नहीं रहता है। साथ ही साथ में क्या होता है, मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी लगाने ज़रूरी है, जिससे हमारी जो तैयारी है उसका चेक करते रहते हैं हम, उसकी जांच होती रहती है कि हाँ हमारे को कितना समझ में आ रहा है, कितनी तैयारी हो चुकी है। इसलिए साथ साथ में पेपर सेट लगाना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर है वो लेके आए हैं, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटो रहेगा वो क्या रहेगा कि अब की बार हर एग्ज़ाम जो आने वाली है वो सारी की सारी क्या हो, पार हो, उन सब के अंदर हमारे को सक्सेस मिले। तो ये हमारा मेन मोटो रहेगा। तो ये जो हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी जो है उससे रिलेटेड है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। आप देखिए, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर मार्क करने की कोशिश करें। इसमें नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद है वो इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर देखो जो ऑप्शन सी है वो इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अंदर अपन दे सकते हैं नमः प्लस ते है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके अंदर कौन सी संधि होगी, इसके अंदर होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, विसर्ग संधि है। उसका क्या है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इसके अंदर हमें देख सकते हैं। विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नमः प्लस ते इसका करेक्ट आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये रहा। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। सही जो संधि विच्छेद है वो इसका क्या होगा। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं जो इसके अंदर पहले तो अपन देखेंगे जो ये अन्वय है इसके अंदर कौन सी संधि है। इसके अंदर है यण संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है वो ली गई है। और इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा, इसके अंदर अनु प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि हो गई, यण संधि इसके अंदर हो गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी स्क्रीन पे, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है। एक तो अपन ये देख सकते हैं जो ये सुलेख है इसके अंदर तो करेक्टली किया हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्वलय है इसके अंदर सही क्या है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अलय। क्या हो जाएगा, सु प्लस अलय, ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। हमारा जो बी वाला दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस अस्थि, ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये भी ये नहीं हो सकता। इसके अंदर भी क्या है, सु उपसर्ग है, इसमें भी सु उपसर्ग है और इसमें भी दिया हुआ है। और जो ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा स्व प्लस स्तय, स्व प्लस स्तय, ये इसका क्या रह जाएगा, करेक्ट संधि विच्छेद रह जाएगा। यानी जो स्व के अंदर स्तय है अपने आप के अंदर स्थित है, तो इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए है वो हो जाएगा। कहीं आप ऐसे न करें कि जो दूसरे ऑप्शन है वो मान ले स्वस्थ है, इसके अंदर भी क्या है, सु उपसर्ग नहीं है, इसके अंदर स्व है, वो क्या है, इसके अंदर करेक्ट उपसर्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। समास का क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर रेलगाड़ी का सही समास विग्रह दिया गया है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, रेल और गाड़ी नहीं होगा, रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी नहीं होगा, रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसके अंदर डी हो जाएगा, फोर्थ, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और इसमें कौन सा समास है, जो समास का जो प्रकार है वो कौन सा है, अधिकरण समास है। यानी तत्पुरुष समास का ये प्रकार है। और तत्पुरुष के अंदर भी हम बात करें तो तत्पुरुष के अंदर हो जाएगा अधिकरण, जो समास दिया हुआ है वो इसके अंदर हो गया है। ओके दोस्तों, होप उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बताई गई जो ये इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ रही होगी, जो वीडियो बताया जा रहा है। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम के अंदर आपको मिल जाए। और ये सारे क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नेत्रहीन। नेत्रहीन के अंदर हम देखते हैं किस तरह का कौन से समास का ये उदाहरण है, कौन से समास का ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब आप बोलेंगे तत्पुरुष कैसे हो सकता है, तत्पुरुष तो इसका जो समास विग्रह अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नेत्रों से हीन। कौन सा हो जाएगा, नेत्रों से हीन। ये इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। और इसके अंदर कौन सा समास हो गया है, अपादान तत्पुरुष। कौन सा समास हो गया, अपादान तत्पुरुष समास है, वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो हम देख सकते हैं तत्पुरुष समास भी हो गया, तत्पुरुष में भी इसका टाइप कौन सा हो गया है, जो अपादान है वो हो गया है। नेत्रों से हीन है वो इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। तो नेत्रहीन अपन देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा आंसर हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अगर तत्पुरुष में भी पूछता कौन सा है तो हम बता देते कौन सा था, अपादान तत्पुरुष समास हो गया। चलो आगे वाली क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। यानी लड़का है उसके अंदर अगर कोई भी प्रत्यय है वो अपन जोड़ दे तो उसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लड़कापन होगा, लड़ाई होगा, लड़कपन होगा या लड़की होगा। ये तो एकदम इलॉजिकल हो गया, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लड़कपन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कौन सा है जो सर्वनाम से बनी हुई ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, सारे वर्ड हैं, लेकिन इनमें सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपन इसके अंदर देखते हैं। देखो लड़कपन है, इसके अंदर तो ये जो मेन वर्ड है जो ये दिया हुआ है लड़का, लड़का इसके अंदर मेन वर्ड हो गया। ये क्या है, ये तो एक है संज्ञा, ये तो हो गई हमारी संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर बड़प्पन में देखें तो मेन जो वर्ड है, रूट वर्ड है वो है बड़ा, और बड़ा क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया है। अगर अपन ममता है इसमें देखें तो इसके अंदर मेन जो वर्ड है वो क्या हो गया है, मम। मम क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। और मम क्या है, एक तरह का सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड है ममता है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसी भाववाचक संज्ञा है जो किससे बनी हुई है, सर्वनाम से बनी हुई है। आगे वाले पे देखें अपन तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। इन्हें ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो संबंधवाचक है, संबंधवाचक के अकॉर्डिंग आता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अंदर अपन देखें, देखो सबसे पहले देखें कौन। कौन तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपका, हमारा, ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा हमारे निजवाचक के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, निजवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ हो गया, कहीं हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो हमारा जो ये जो हो गया, सो हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, संबंधवाचक के अंदर आते हैं, जो संबंध बताते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा जो। ओके, ये बाकी तीन है, ये भी कौन से सर्वनाम के टाइप है ये भी मैंने बता दिए है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो बनाया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चार शब्द दिए हुए, चार में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तीन इसमें से करेक्ट है, एक है जो इनकरेक्ट है। अगर अपन इसमें देखें तो देखो अंतराक्षरी शब्द है, करेक्ट है। पड़ोस भी सही है, अधीन भी सही है। जो हमारा जो त्यौहार दिया हुआ है, त्यौहार हम ऐसे लिखते हैं, त्यौहार के अंदर अपन दो मात्राएं नहीं लगाते हैं, त्यौहार इस तरह से लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है, जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा हो गया, त्यौहार है वो हो जाएगा। त्यौहार को कैसे लिखा जाएगा, त्यौहार, इस तरह से राइट करेंगे। और बाकी के जो ये तीन शब्द दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट हैं दोस्तों। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, ये भी शब्द शुद्धि से रिलेटेड है। शब्द शुद्धि के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में, यानी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें से क्या दिया हुआ है, शुद्ध शब्द नहीं है। इसमें कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। 3 तो सही है, एक शुद्ध नहीं है। तो कवित्री देखें, ये सही है, कौशल्या भी सही है, श्रीमती भी सही है। जो श्रृंगार है उसको हम कैसे लिखते हैं, श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है।
श्रृंगार जो शब्द है वो इस तरह से राइट किया जाएगा। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो अशुद्धि दी हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके अंदर ये है ना, जो ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, श्रृंगार शब्द है वो शुद्ध नहीं है। बाकी के कवित्री, कौशल्या, श्रीमती, ये तीनों की तीनों क्या है, करेक्ट है, शुद्ध है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से लिया हुआ है। इंग्लिश के अंदर इससे आपकी इंग्लिश की तैयारी वो भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एरर का दिया हुआ है, जो कॉमन एरर है उसका क्वेश्चन भी हर एग्जाम में देखने को मिलता है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन से पार्ट के अंदर एरर दी हुई है। तो इसमें हम देखें, इफ़ आई वॉज इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड विद शेम, अगर मैं उसकी जगह होता, इन हर शूज़ का मतलब शूज़ मतलब जूते में नहीं, मतलब मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या होता, शर्म से मर ही जाता। तो ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर एरर क्या रहेगी। तो दोस्तों देखो, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जहाँ इस तरह एक तरह से देखें तो ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जिसमें हम मान रहे हैं कि काश मैं उसकी जगह होता तो मैं ये काम करता, काश मैं उसकी जगह होता तो मैं ये काम कर चुका होता। तो इसमें बोला गया कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जैसे मैं उसकी जगह होती तो मैं शर्म से मर ही जाती। तो इसके अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उनमें जो आई होता है, आई के साथ में वोज नहीं लगता है, उसमें क्या लग जाता है, आई के साथ में वर लगता है। क्या लगता है, आई के साथ में वर। तो यहाँ पर एरर है वो कौन से पार्ट में हो गई, पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या हो गई, यहाँ पर एरर हो गई है। तो समझ में आया, इफ़ आई वर इन हर शूज़, अगर मैं उसकी जगह होती, आई वुड हैव डाइड विद शेम, तो मैं शर्म से मर ही जाती। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लग रही होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आर्टिकल का इस तरह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंग्लैंड, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें कौन सा आर्टिकल है वो आ सकता है। देखो ऑप्शन टेस्ट है, उससे अपन करते हैं, ऑप्शन टेस्ट आपको करना चाहिए। सबसे पहले देखें तो इन सब के अंदर क्या दिए हुए हैं, जैसे द या क्रॉस दिया हुआ है, इसमें हमारे को 3 के अंदर द आएगा, ये तो श्योर है, यानी इसके अंदर फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर द आएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो कट ही हो गया। अब इसके बाद देखें यहाँ इस ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ देखो जो फेस दिया हुआ है, फेस के अंदर जो एन है वो नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ पर तो ये ऑप्शन हमारा ये है, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अ फेस भी नहीं हो सकता, या अगर अपन देखें चेंज अ फेस ऑफ इंग्लैंड, ये भी एकदम सूटेबल नहीं लगता है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन बचता है, वो कौन सा हो गया, हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंग्लैंड। तो हमारा ऑप्शन डी है वो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिसमें दिया हुआ है मनाली इज़ ए गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो हो सकता है, एवरीबडी लाइक्स हिम। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखें, मनाली गर्ल है तो ये तो हो नहीं सकता, हिम नहीं आ सकता है, मी नहीं आ सकता है, हर आ सकता है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हर होगा। यहाँ सी भी नहीं हो सकता, एवरीबडी लाइक सी, क्योंकि ये किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर सी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और बाकी ये दो भी क्लियर नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो क्या रहेगा, इसके अंदर हर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स हर। अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसके अंदर देखिए सी इज़ टॉलर देन। अब सी इज़ टॉलर देन के साथ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, हिम हो जाएगा, आई हो जाएगा, या यू हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन देखें बात करें तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। देखो दोस्तों, आपको इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर ए रहेगा। अब किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। आपको ये पता है, ई आर देख रहे हो, टॉलर देन देख रहे हो, तो ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। कंपैरिजन जो भी होता है वो क्या होता है, इक्वल जो पर्सन्स होते हैं, बराबर के जो होते हैं ना, उनके बीच में होता है। तो यहाँ हम कंपैरिजन देख रहे हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो ये देखो, मी, हिम और यू, ये तीनों क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर सूटेबल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आई रहेगा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ टॉलर देन आई, न कि मी नहीं आएगा, सी इज़ टॉलर देन आई, इसमें क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा किस में होती है, बराबर के अंदर होती है, इक्वल के अंदर होती है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाती। सी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर आई भी किस में रहेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, आई है, इसके अंदर हो गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, फाइंड टेंस। कौन सा टेंस है वो आपको बताना है, टेंस का नेम बताना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा जो टेंस है इसमें हम वर्ब देखते हैं, विल बी प्लेइंग है, ये कौन से टेंस के अंदर आता है, इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर भी कौन सा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस टेंस है वो हो जाएगा। प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें दिया हुआ है डोंट मेक ए नॉइस द चाइल्ड स्लीपिंग डेज नाउ, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, डोंट मेक ए नॉइस, आवाज़ मत करो, बच्चा है वो सो रहा है। नाउ होता है वो प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है, तो प्रेजेंट का नाम आते ही वोज वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब द चाइल्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये तो सिंगुलर है नहीं, स्लिप्स होती तब तो हो जाती, इसके अंदर हो सकता था इसके अंदर, लेकिन ये स्लिप दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। हैज़ स्लिप्ड भी नहीं हो सकता, फ्यूचर को इंडिकेट नहीं, परफेक्ट को नहीं बता रहा है ये, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये बता रहा है अभी ये काम हो रहा है, कॉन्टीन्यूस चल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला है वो हो जाएगा इज स्लीपिंग। तो इसमें हो जाएगा डोंट मेक ए नॉइस द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द ट्रेन डैश वेन शी टू सी मी, ट्रेन थी वो रुक चुकी थी जब मैंने उसको देखा। ये है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कौन सी वर्ब आती है, हैड, और एक पार्ट में, इसमें दो पार्ट होते हैं, जिसके अंदर एक साइड में तो आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो सेकंड पार्ट आता है उसके अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेन है, वेन से दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है, जो बारिश थी वो रुक चुकी थी जब मैंने उसको देखा। वेन सी टू सी मी, जब वो मेरे से मिलने आई तो वो बारिश रुक चुकी थी। तो एक पार्ट में तो हैड आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन 3 वाला है वो हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड वेन द रेन स्टॉप, वेन द रेन हैड स्टॉप्ड, सॉरी द रेन हैड स्टॉप्ड वेन सी केम टू सी मी, जब वो मुझसे मिलने आई तो बारिश रुक चुकी थी। ये हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करें वीडियो को। और आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया हुआ है। आई सेड टू पावनी ही व्हेन विल यू कम टू माई हाउस अगेन, मैंने पावनी से कहा कि तुम वापस कब आओगे। इसमें एक करेक्शन मान ले, यहाँ पर जो ही दिए हुए हैं जितने भी, उनकी जगह क्या मान ले, शी मान ले, यहाँ पर सी कर लेंगे, ये मिस प्रिंट हो गया है। अब देखो इसको अपन किस तरह से करें, देखो ये पहले तो हम देख रहे हैं ये किस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो टोल्ड नहीं आता है, टोल्ड हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, तो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमेशा कट हो गया है। अब हम 3 में देखें तो आस्ट आ रहा है, इसका मतलब इन 3 में से कोई ना कोई आंसर रहेगा। अब आगे चेक करते हैं, आई आस्ट पावनी, ये 3 सबके अंदर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब हमारा इतना सेंटेंस है वो करेक्ट है। अभी हमारे को पता नहीं चला कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। आगे बात करें, हमारा क्या लगेगा, कनेक्टर लगेगा। अब कनेक्टर में हम देखें तो हमारा क्या है, WH वर्ड है, ये WH वर्ड है, कंडीशनल WH वर्ड है होता है, तो हमारे को पता है कि वो सेम WH वर्ड उसके अंदर रिपीट होता है कनेक्टर के रूप में। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ईफ लग रहा है। ईफ और वेदर कब लगता है, जब हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर तो ये WH वर्ड हो गया है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड है वो भी क्या हो गया, इसके अंदर कट हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इन 2 में से क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब इसमें हमने देखा कि वेन है, ये हमारा लगाया हुआ है कंजक्शन। अब आपको पता है कि जो ये आगे वाला सेंटेंस होता है जो दिया हुआ हो, तो जो उसको सेकंड पार्ट आता है उसको अपन जिस फॉर्मेट में लाते हैं, यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला पार्ट जो फॉर्मेट में आएगा उसमें क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस फॉर्मेट के अंदर हमारा अगला सेंटेंस का पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, जैसे यू है, यू हमारे को सब्जेक्ट देगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, पावनी, पावनी मतलब शी हो गई ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बताया यहाँ पर शी मान ले इसको, ओके, ये सी हो जाएगा। तो व्हेन शी, अब विल है ये चेंज हो जाएगा, विल का चेंज होके क्या हो गया, वुड बन गया। क्या बन गया, वुड बन गया। और आगे वाला पार्ट क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, व्हेन ही सी वुड कम टू माई हाउस अगेन। तो हमारा ऑप्शन ये है, ये भी क्या हो गया, इसके अंदर से कट हो गया।
तो जो करेक्ट आंसर है वो इसमें क्या रहेगा, हमारा सी वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है, वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है बताया हुआ लॉजिक तो आप वीडियो को रिपीट करके वापस से सुन सकते हैं, जिससे ये चीज़ें क्या रहेगी, क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक है इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आगे इस टॉपिक के ऊपर एक दूसरी वीडियो आने वाली है, वो अगर देखेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। तो इसके अगर अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये पैसिव के अंदर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, जिसमें अगर पैसिव में बात करें तो कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब इसमें देखो दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी दिया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले तो दिया हुआ है पैसिव में जब वो सेंटेंस होता है उसको चेंज करने के लिए पहले आप जाओ वर्ब के ऊपर। चलो वर्ब से भी पहले अपन देखें कि ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हिम दिया हुआ है, जब हिम को अपन सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो वो बन जाएगा ही बन जाएगा। अब 3 में ही दिया हुआ है, इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन 4th वाला कट हो गया है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद इन 3 में से आंसर होगा। अब इसके बाद हम वर्क करेंगे हमारी वर्ब के ऊपर। हम ये देख रहे हैं इलेक्टेड है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट के अंदर है ये। जब सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में दिया हुआ होता है वर्ब, तो वो चेंज किस में हो जाती है, वॉज के अंदर चेंज हो जाती है। किस में हो जाती है, वॉज के अंदर चेंज हो जाती है। तो ही वॉज, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म इलेक्टेड की सेम ही रहती है, तो वो सेम टू सेम रह जाएगी। और इसके बाद में क्या आ जाएगा, सेक्रेटरी वो आ जाएगा। ये दे हो गया, ये तो क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये लगाना वापस ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सेकंड वाला हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वोकेब से रिलेटेड है, वो दिया हुआ है। वोकेब के वो इंग्लिश के अंदर देखें तो वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वोकेब में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वोकेब से रिलेटेड एक वर्ड दिया हुआ है, चूज ए वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग। कौन सा वर्ड है जो मीनिंग में सिमिलर है। सिमिलर मतलब इसका क्या है, सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग वाला है। तो इसके अंदर अपन देखें तो रेक वर्ड जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना होता है, नष्ट करना होता है। क्या करना होता है, नष्ट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो रेक वर्ड इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्रिएट होता है, बनाना। रिपेयर भी एक तरह से बनाने के सेंस में आ गया, बिल्ड भी बनाना हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय है, वो दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ये हमारे जीके से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप राजस्थान जीके भी देखोगे, इंडिया जीके भी देखोगे, और साथ में करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये लिया हुआ है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी सीमांत जिला है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपने को पता है कि जैसे 4 पार्ट हो गए, इस तरह से अपन मैप मानेंगे राजस्थान के। तो इसमें पूछा है दक्षिणी पूर्वी। सबसे पहले देखिए करौली। करौली तो आपको पता है यहाँ पर है, इस तरह से पूर्वी साइड में, तो करौली तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। चित्तौड़ की बात करें, बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा क्या हो गया, एकदम साउथ के अंदर हो गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो गया। 2 ऑप्शन तो कट हो गए हमारे। अब अगर बात करें चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, एकदम कम्प्लीटली नहीं है, एकदम पूरी तरह से ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी पार्ट में नहीं है। अगर झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ इस पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर है, तो ये चित्तौड़ की कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्या है, दक्षिणी पूर्वी पार्ट के अंदर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है, इसके अंदर झालावाड़ है, वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा झालावाड़ दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, राजस्थान में किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से मिलती है। यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा हमारे राज्य से भी मिलती है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी, यानी दूसरे देश के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 जिले दिए हुए हैं, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और पाली। तो इसमें अगर देखें पाली तो एकदम बीच में आता है, तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब 3 जिले दिए हुए हैं, 3 जिलों के अंदर अपन बात करें तो देखो ये राजस्थान की जैसे पाकिस्तान से इस तरह से मैप लगता है, इस तरह का कुछ मैप दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, श्रीगंगानगर आ गया यहाँ पर तो सबसे पहले। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, अपना जैसलमेर आ गया है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, जैसलमेर के
इससे पहले क्या आ जाता है यहाँ पर, जैसलमेर से पहले क्या आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। यहाँ पर अपना बीकानेर हो गया, और बीकानेर के बाद में क्या आ गया, जैसलमेर है वो, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाड़मेर है वो आ जाएगा। तो बाड़मेर भी क्या करता है, बाड़मेर तो ऑप्शन में नहीं है, बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, और श्रीगंगानगर है वो भी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब ये जो है, ये वैसे तो ये चारों ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में दिया गया जो अंतर्राज्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, दूसरे राज्य के साथ में भी शेयर करता है। अब दूसरे राज्य के साथ बात करें तो एक तो बाड़मेर है जो गुजरात के साथ में शेयर करता है, और दूसरा श्रीगंगानगर है जो पंजाब के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, श्रीगंगानगर दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर और बीकानेर और जैसलमेर है वो ऐसे ज़िले हैं जो दोनों क्या करते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल पाकिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर करते हैं, किसी राज्य के साथ में शेयर नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, श्रीगंगानगर है वो करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली, यानी ऐसी कौन सी नदी है, ये जो चारों नदियां हैं ये चारों ही लूनी की सहायक नदियां दी हुई है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला की मतलब अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो इसमें से 3 नदियां हैं जो निकलती है और एक नहीं निकलती है। अब देखिए जो लूनी नदी है ये क्या इस तरह से फ्लो होती है, और इस तरह से फ्लो होती हुई अजमेर से यहाँ स्टार्ट होती है, और इसके बाद में क्या होती है, निकलते हुए गुजरात के अंदर वहाँ पर क्या होती है, खच की खाड़ी के अंदर चली जाती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो बांडी नदी है वो भी पाली के आसपास में मिक्स होती है, लीलड़ी है वो भी इसके आसपास में आती है, जवाई है वो भी पाली के अंदर आके इसके अंदर मिक्स होती है। केवल जो जोजड़ी नदी है, ये जो ऑप्शन सेकेंड है, ये क्या होती है, ये इसके अंदर दूसरी जो साइड हो गई उससे आके क्या होती है, जोधपुर वगैरह से आके मारवाड़ से आके इसके अंदर मिक्स होती है। तो ये 3 नदियां हैं वो तो कहाँ से आती है, जो है ना इसके अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं, पर्वतमाला उसकी साइड से आती है, जो पूर्व दिशा है उससे आती है, और जो ये जोजरी नदी है वो क्या होती है, इसके पश्चिमी भाग से मिलती है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जोजरी है वो हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ऐसी कौन सी झील है जो सबसे बड़ी है और खारे पानी की है। अगर ऑप्शन में देखें तो सांबर, लूनकरण, पंचपदरा और डीरवाना, ये चारों ही झील खारे पानी की है, कोई भी मीठे पानी की नहीं है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी की बात करें तो आपको पता है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसके अंदर सांबर झील रहेगा। सांबर झील है कहाँ पर, सांबर आपको पता है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, जयपुर के अकॉर्डिंग आएगी। लूनकरण सर कहाँ पर है, बीकानेर है ना, वहाँ आ जाएगी बीकानेर के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, पंचपदरा ये कहाँ पर है, बाड़मेर है उसके अंदर दी हुई है, बाड़मेर। और इसके बाद में जो डीडवाना है ये कहाँ किसके अंदर आ जाती है, नागौर ज़िले के अंदर आ जाती है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के अंदर सबसे जो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। अब आपको पता है जो नागौर ज़िला है, नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं, नमक की झीलें है। पंचपदरा का नमक है वो खाने लायक नहीं है, इससे क्या होते हैं जो चमड़ा वगैरह उसको साफ किया जाता है। जो खाने लायक नमक होता है वो किसके अंदर बनता है, सांबर झील है जो जयपुर के अंदर, उसका नमक है खाने लायक है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो सांबर झील है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो राजस्थान में चलती है, भाखड़ा नदी, इसका भी हमारे राजस्थान में कुछ हिस्सा दिया हुआ है। तो कितना हिस्सा है, तो राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड 15.22 15.22% है जो राजस्थान का इसके अंदर हिस्सा है। इसमें इतना सा पानी राजस्थान को मिलता है, बाकी पानी राजस्थान को नहीं बल्कि पंजाब है उसको मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा थर्ड नंबर रहेगा। ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जावर खान किस जिले में है, यानी जो ये जो खान दी हुई है जावर, ये कौन से जिले के अकॉर्डिंग आती है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो आपको पता है ये जो जावर खान है ये किसके लिए फेमस है। जो जावर खान है ये फेमस है सीसा, यहाँ से सीसा निकलता है, जस्ता निकलता है,
सीसा जस्ता और क्या निकलता है, साथ में जो चांदी होती है वो भी यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर निकाली जाती है, यहाँ से प्राप्त की जाती है। तो ये 3 मिनरल्स है, 3 खनिजें यहाँ पर निकलते हैं, सीसा हो गया, जस्ता हो गया और चांदी है वो यहाँ पर हो गई। तो ये जावर जो खान है ये कौन से ज़िले के अंदर है, ये है हमारे उदयपुर के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, उदयपुर है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, हमारा करेक्ट आंसर उदयपुर रहा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ, मेना देवी किस लोक देवता की माता जी का नाम है, ये दिया हुआ है। मेना देवी जो दिए हुए हैं ये कौन से लोक देवता है जिनके माता जी का नाम है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो देखिए, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, जो रामदेव जी थे उनकी माता जी का नाम क्या था, मेना देवी था। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रामदेव जी है वो हो जाएगा। रामदेव जी आपको पता है कहाँ पर है, जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर पोखरण के अंदर इनका मंदिर दिया हुआ है, वो हो गए। हड़बू जी है, ये भी नहीं है। तल्लीनाथ जी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। हड़बू जी कहाँ हो गए, जो जालोर के आसपास हो गए। तल्लीनाथ जी बाड़मेर में हो गए। और गोगा जी का मंदिर कहाँ पर हो गया, फेमस ज्योतिर्थ स्थल है ये हो गया हनुमानगढ़ के अंदर, भादरा तहसील है उसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर लोक देवी की माता का नाम पूछा गया था, लोक देवता की। तो मेना देवी है वो किसकी माता जी होगी, रामदेव जी की माता जी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब ये इंडिया जीके है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यानी ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसमें आपको क्या लगता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर कुंडग्राम, जो कुंडग्राम है यहाँ पर क्या हुआ था, महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यहाँ पर। ओके, ये हुआ था। पहला तो ये दिया हुआ है। कुशीनारा है, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या होती, कुशीनारा के अंदर जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ओके, यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु होती है। लुम्बिनी होती है, लुम्बिनी में क्या था, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था, ये इसमें करेक्ट आंसर है वो रहेगा। और जो वो पावापुरी है ये क्या थी, इसके अंदर जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, उनकी क्या होती है, यहाँ पर मृत्यु होती है। क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसमें से अगर अपन देखें तो हमारा जो दिया हुआ है जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लुम्बिनी हो जाएगा। अब आपको पता है ये और बता दें एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कुंडग्राम तो आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुशीनारा में बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ था, और पावापुरी में क्या हुआ था, महावीर स्वामी की डेथ होती है। अब कब कब होती है ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसके अंदर देखते हैं तो देखो, जो कुंडल ग्राम है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 540 के अंदर हुआ था, 540 BC के अंदर हुआ था। कुशीनारा के अंदर क्या होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, ये कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 483 के अंदर। ये सारे के सारे BC के अंदर है, बिफोर क्राइस्ट के अंदर। अब लुम्बिनी के अंदर क्या होता है, बुद्ध का जन्म होता है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 563 BC के अंदर इनका क्या होता है, बर्थ होता है। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 463 के अंदर क्या होती है, 463 BC के अंदर महावीर स्वामी की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये इनका क्या दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया हुआ है। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन है वो तैयार हो गए हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लुम्बिनी, जो दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें जन्म पूछा था, अगर इसमें मृत्यु पूछते तो क्या हो जाती, कुछ इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, स्वामी का पूछते महावीर स्वामी का तो कुंडनग्राम हो जाता मृत्यु, और इनका जन्म कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिया हुआ, ये करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया गया है, क्योंकि करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है।
हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसका विजेता कौन सा देश है, कौन से देश था जिसने मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो जीता है। तो ये अभी करंट का ही क्वेश्चन आपको पता होगा, इसका विनर कौन रहा था, जो अर्जेंटीना है वो इसका विजेता रहा है। और इसके अंदर ये तो क्या था, विनर था इसके अंदर, और ये क्या रहा है, रनर अप, यानी जो उप विजेता है वो कौन रहा है, फ्रांस है ना, वो रहा है, इसके अंदर रह गया। अब अगर बात करें इसमें थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं कि जो ये अर्जेंटीना है इसने ये कौन से टाइम यानी कितनी बार ये जीत लिया है। तो इससे पहले 2 बार जीत चुका था, ये थर्ड टाइम, तीसरी बार यानी थर्ड टाइम इसने क्या जीता है, ये फीफा वर्ल्ड कप है इसको जीता है। अब बात करते हैं कि इससे पहले कब कब जीता है, तो इससे पहले तीन बार जीता है। एक तो हो गया 1978 के अंदर जीता था, इसके बाद में जीता है 1986 में जीता था अर्जेंटीना ने, और इसके बाद में जीता है 2022 जो अभी जीता है ना वो। तो इस तरह से 3 बार, ये तीसरी बार विजेता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसके अंदर अर्जेंटीना हो गया। अर्जेंटीना ने कौन सी बार, इसमें रनर अप कौन रहा था, फ्रांस रहा है, और तीसरी बार जीता है जिसमें 2 बार 1978 में, 1986 में, और तीसरी बार 2022 के अंदर ये विजेता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे के पूरे जो ऑप्शन है उनका ऑपरेशन हो गया, हर एक ऑप्शन को अच्छे से बता दिया गया है। स्पेन और यूएस इससे पहले ही बाहर हो चुके थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी दी हुई काफ़ी हेल्पफुल रह रही है, हेल्पफुल तो रहने वाली है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगला जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये राजस्थान जीके का है, जो इसके अंदर दिया हुआ है थाईलैंड के पटाया, ये एक पटाया शहर था थाईलैंड का, थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39 अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, इसके अंदर क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती है ना, जो ये मेंस के अंदर होती है, स्पेशली जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रतियोगिता के अंदर भाग लेते हैं। इसी तरह से इस बार क्या होती थाईलैंड के अंदर, और स्पेशली महिलाओं की हुई थी, तो उसके अंदर जो था उसमें एक पर्सन थे, एक लेडी थी जिन्होंने गोल्ड जीता था। तो ऐसी कौन सी लेडी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा हमारा, इसमें करेक्ट आंसर है वो होने वाला है प्रिया सिंह। कौन है करेक्ट आंसर हमारा, प्रिया सिंह है वो है। अब प्रिया सिंह के बारे में जान लेते हैं, ये राजस्थान से रिलेटेड है, ये राजस्थान का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रिया सिंह कहाँ से है, ये है बीकानेर से, कहाँ से है, बीकानेर से है। सबसे पहले तो बात ये हो गई। अब बीकानेर के अंदर बात करें, अब इसके बाद और बात कर लेते हैं, बीकानेर से ये हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो है प्रिया सिंह, ये क्या रह चुके हैं, इससे पहले 3 बार क्या रह चुके हैं, मिस राजस्थान भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, मिस राजस्थान भी रह चुके हैं। और कब कब रहे हैं प्रिया सिंह मिस राजस्थान, 2000 की बात करें तो 2018 के अंदर रह चुके हैं, 2018, 2019 के अंदर, और एक 2020 के अंदर। इस तरह से ये 3 बार क्या रह चुकी है, मिस राजस्थान भी रह चुकी है। अब इसके बाद बात करें, ये 2 और ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इसके अंदर ये अनाया सिंह है और सोनल कलाल है, ये किससे रिलेटेड है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों की दोनों है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट। ये दोनों क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब इन दोनों को भी एक अवार्ड दिया गया है। अब इन जान लेते हैं इन दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया है। इन दोनों को एक अवार्ड था जिसका नाम क्या था, सुंदर कांति जोशी अवार्ड, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022। ये क्रिकेट से रिलेटेड था जो इनको दिया गया था। अब इन दोनों ने ही क्या है, इस अवार्ड को जीता है। अब कौन कौन सी कैटेगरी में, हालांकि इनकी कैटेगरी अलग अलग है इस अवार्ड के लिए। अब कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, जो सोनल कलाल है ये तो क्या थे, क्रिकेट के अंदर सीनियर के अंदर थे, सीनियर कैटेगरी है उसके अंदर तो जीता है सोनल कलाल ने। और जो जूनियर कैटेगरी है उसके अंदर किसने जीता है, जूनियर का अनाया जो सिंह है उसने जीता है। तो इस तरह से ये 2 तो क्रिकेट से रिलेटेड हो गए, और प्रिया सिंह है वो किससे हो गए, जो महिला बॉडी बिल्डिंग जो प्रतियोगिता है उससे संबंधित हो गए हैं। तो इस तरह से हर एक ऑप्शन का हमने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम करके अच्छे से बता दिया है। तो अब जो वीडियो में दिया हुआ है, जो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए थे, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अगला पार्ट दिया हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है, साथ में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की और जो वीडियो है, जो एग्ज़ाम में आने वाली आगे फ्यूचर में अपडेट्स है, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या कोई नई वीडियो, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।